दोस्तों सोचो, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, आपके दिमाग में हजारों सवाल हो। कंसेप्ट कैसा होगा, इंटीरियर कैसा होगा, मेनू डिजाइनिंग कैसी होगी, मार्केटिंग कैसी होगी, स्टाफ मैनेज में कैसे करूं, और सबसे बड़ा सवाल कि ये रेस्टोरेंट चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि रेस्टोरेंट को एक साइड बिजनेस की तरह देखा जाता है। उनका जो परसेप्शन होता है इस इंडस्ट्री को लेकर, वो लगता है आराम से चलेगा, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स, अगर दूसरे इंडस्ट्री में 8 या 10 घंटे चाहिए या 12 घंटे चाहिए, तो इस इंडस्ट्री को 18 घंटे चाहिए, है ना, और रोज चाहिए। तो सोचो, एक ऐसी कंपनी हो जो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए होल्ड करके रखती हो। एक ऐसी टीम हो जो सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं बनाती, बल्कि उसकी सोल, स्टोरी और सक्सेसफुल फॉर्मेट डिजाइन करती हो, और उसका एक ही गोल हो, योर फूड ड्रीम मस्ट विन। हम अकेले हैं शायद, मेरे हिसाब से, जो बोलते हैं कि अगर अच्छा है तो हमारे कारण, और अगर अच्छा नहीं है तो भी हमारे कारण। इन अकॉर्डिंग टू मी, वेरी लिमिटेड, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से गुजरात में हमारे जैसा दूसरा कोई रेस्टोरेंट कंसल्टेंट नहीं है, कंप्लीट कोई भी नहीं। सो आज फेब टॉक पर हम मिलने वाले हैं ऐसे ही मास्टरमाइंड से, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्वर, 80+ प्रोजेक्ट जर्नी के साइलेंट आर्किटेक्ट और सिंडबैग रेस्टोरेंट कंसल्टिंग कंपनी के को फाउंडर मिस्टर पंकज पाटिल। कि आपने कहा कि 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ का मैं कंफर्ट है मेरा कि यहाँ इसके बीच में कर सकते हैं। फिर 1.5 से 2 या 2.5 करोड़ के बीच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो परफेक्टली उस उनके रेंज को और उनके साइकी को सब जगह मैच करता है, उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। कैसे एक आइडिया एक ब्लॉकबस्टर रेस्टोरेंट या कैफे बनाता है, कैसे एक सिंपल मेनू सिग्नेचर एक्सपीरियंस बन जाता है, कैसे एक रेस्टोरेंट लॉन्च नहीं एक प्रॉफिटेबल लॉन्च बन जाता है। तो आज हम सारी ये बातें हम पंकज सर से डिकोड करेंगे, और आज का जो एपिसोड है वो नॉर्मल नहीं है, वो मास्टर क्लास होने वाला है। ऐसा कहूंगा कि कुछ एक जॉनरा है रेस्टोरेंट्स के जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें से एक होता है नेचर बेस्ड। मेरे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ कॉमन दिखेगा कि मैं उसमें से जो मेरा एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, दैट इज रेस्टोरेंट कॉल्ड अहमदाबाद और राजकोट बेटर फूड ऑडियंस, वन डिजाइन एलिमेंट दैट इंस्टेंटली लेवल अप एनी कैफे। सो पंकज सर, आपका वेलकम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से आकर हमारे पास आए और हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दर्श। सो पंकज सर, हम बात करते हैं रेस्टोरेंट। आपने 80+ से भी ज्यादा रेस्टोरेंट जर्नी को देखा है और प्रोजेक्ट बनाए। तो हम बात करते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट अगर सक्सीड होता है या फेल होता है, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या डिसाइड होता है? आई थिंक सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है वो ओनर का, यानी जो ब्रांड ओनर होने वाले हैं, उनका खुद का इमोशनल क्वोशंट, उनका पैशन, उनका कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। दिस इज प्राइमरी थिंग विच इज वाई अ रेस्टोरेंट विल वर्क और नॉट अ वर्क। मतलब बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर मुझे लगता है कि ये बेसिक होता है बस इस बिजनेस का नहीं, किसी भी बिजनेस का, फॉर द ओनर और फॉर द ब्रांड ओनर टू बी दैट कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट अबाउट द प्रोडक्ट। एक सक्सेसफुल कैफे या रेस्टोरेंट का डीएनए क्या होता है? ब्रांडिंग होती है, इंटीरियर होता है, या कस्टमर फिलोसॉफी होती है, या मेनू इंजीनियरिंग होता है? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। कोई ऐसा कहना है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्ट होगा जिसके कारण एक रेस्टोरेंट अच्छा या बुरा कहलाएगा या चलेगा या नहीं चलेगा, इज हार्ड टू से। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक आई कंसिडर अ रेस्टोरेंट और अ मेकिंग ऑफ द रेस्टोरेंट एज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। तो कोई बच्चे को बस एक चीज नहीं चाहिए, उसको मल्टीपल नर्चरिंग चाहिए। उसको ये चाहिए कि आप उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो फूड वाइज, आप उसको इमोशनल सपोर्ट भी दे रहे हो, आप समझ रहे हो कि देन देयर वुड बी प्रॉब्लम्स आल्सो। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होगा और बड़ा हो जाएगा और एक दिन वो बाहुबली बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इट्स अ प्रोसेस जहां पे आपको मल्टीपल जगह पे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सो लाइकवाइज इंटीरियर अकेले काम नहीं करेगा, फूड अकेले काम नहीं करेगा, मार्केटिंग अकेले काम नहीं करेगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एंड देयर इज अ ह्यूज फैक्टर कॉल्ड पीपल. So the people factor is also one big factor because of which a restaurant works or not work. So it's a combination of everything, not just one thing to say. Yeah. ये जानना चाहता हूँ पंकज सर, आप जो प्रोजेक्ट लेते हो, स्टार्टिंग से लेके कंसेप्ट से लेके डिजाइन तक, या मतलब लॉन्च करके देते हो, या कोई क्लाइंट है उसके पास आर्किटेक्ट टीम है, या कोई मेनू डिजाइनिंग टीम है, तो इसके साथ आप कोलैबोरेशन करते हो और बाद में इंटीग्रेट प्रोजेक्ट करते हो, या आपका वर्किंग मॉडल एंड टू एंड है? राइट। सो मेजोरिटी हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट्स उठाए जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, विच मीन्स वी डू द कॉन्सेप्ट डिजाइनिंग, वी डू द थीम, दिस थिंग, देन वी डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब विच इज इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर. The second part of the job is to do with food and kitchen consulting, जिसमें आपका मेनू इंजीनियरिंग, रेसिपी, मैन पावर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, रिप्लेसमेंट एंड एवरीथिंग टू डू विद फूड क्वालिटी, टेस्ट एंड सर्विस आता है. थर्ड होता है मार्केटिंग एंड सेल्स. सो कभी ऐसा होता है कि नहीं कि हम लोगों ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट लिया हो जिसमें सिर्फ फूड किया हो या सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग किया हो, तो नॉर्मली नहीं. वी प्रेफर कि हम पूरा का पूरा ही प्रोसेस कंप्लीटली ओन करें. बट हाँ, हमने कुछ एक प्रोजेक्ट ऐसे किए होंगे जिसमें हमने सिर्फ फूड किया होगा, बट सिर्फ इंटीरियर नहीं किया, सिर्फ मार्केटिंग नहीं किया, सिर्फ फूड किया होगा.
डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन इवन इन दैट केस वी ट्राई एंड गिव अ लॉट ऑफ सजेशंस इन टर्म्स ऑफ कि यार आपकी जगह का इंटीरियर ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए हम ऑफकोर्स चार्ज नहीं करेंगे, और आपकी जगह का मार्केटिंग इस तरह से चलना चाहिए, आपका लोगो ऐसा होना चाहिए। सी एज आई सेड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। तो कोई एक चीज पे अगर एक बंदा फोकस करता है और बाकी दोनों चीज उसके अलाइंड ना हो तो मजा नहीं आता है। तो अगर हम एक चीज भी करते हैं तो भी वी इंश्योर दैट बोथ द थिंग्स आर एटलीस्ट इन अलाइनमेंट to the one part. Yeah, but majorly we prefer to have everything majorly. Yeah. पंकज भाई, मैंने नोटिस किया है इंडिया में ज्यादातर तेजी से रेस्टोरेंट और कैफे खुलते हैं, Right. उतनी तेजी से बंद भी हो जाते हैं। Right. तो इसके पीछे का कारण क्या है? कौन सा वो हिडन सीक्रेट है जो लोग इग्नोर करते हैं? See, कैसा है ना कि हम रेस्टोरेंट, ओके, वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इंडिया में ऑफ कोर्स बहुत सारे बिजनेस हैं। इनफैक्ट इंडिया में मेरे ख्याल से हर चीज एक बिजनेस बन सकता है, राइट? जी। मतलब इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतने डाइवर्सिटी है कि हर चीज एक बिजनेस बन सकती है। पर होता यह है कि जब नॉर्मल पब्लिक आप और मैं देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ एक ऐसे बिजनेसेस को जो हमको बनते या टूटते दिखते हैं, राइट? उसमें से एक बिजनेस है, वो फूड है। इनफैक्ट पूरा लाइफस्टाइल आप प्रोडक्ट देखोगे ना तो ऐसे दिखेगा जैसे मूवीज का सक्सेस और फेलियर आपको दिखता है। आपको दिखता है कि रेस्टोरेंट बंद चली है नहीं चली है, आपको दिखता है। कुछ एक फैशन ब्रांड्स को भी लेके आप देखोगे, पर लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसको आप देखते नहीं हो, इसलिए आपके दिमाग में रेस्टोरेंट रह जाता है। मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि ऑफ एनी बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस आप उठा लो, उसमें से 30-35% बिजनेस विल बी सक्सेसफुल। और उस पर्टिकुलर बिजनेस में से अगर 100 बिजनेसेस चालू हुए हैं एक सर्टेन कैटेगरी में, तो उसमें से 30-35% सक्सीड करेंगे, बाकी 60-65 नहीं करेंगे। सो लाइकवाइज रेस्टोरेंट कि रेस्टोरेंट में भी सेम ही है, इट्स नॉट डिफरेंट। बट हमको दिखता है तो जो दिखता है वो ऐसा लगता है कि यार ये वाला ये कैफे बंद होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में भी उतने सारे लोग आ रहे हैं, उतने ही जा रहे हैं जितने लोग किसी और बिजनेसेस में हो रहे हैं। दैट बीइंग सेड, लाइक आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसा रीजन है कि कोई एक सक्सेस होगा या फेलियर होगा। लाइक आई सेड कि कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ विच अ रेस्टोरेंट विल वर्क और नॉट। सो आपका प्लेसमेंट क्या है, मतलब मैक्सिमम लोग जो मेरा अजम्पशन है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अभी तक कोई डेटा नहीं है इसके लिए, पर जो अभी तक एक्सपीरियंस किया है, मेजॉरिटी पीपल बिलीव कि रेस्टोरेंट बनाना इज लाइक वेरी इजी थिंग। आपको करना क्या है, आपको एक जगह खोजनी है, वहां पे रेस्टोरेंट एक इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ, वो आपके हिसाब से या आप उसके हिसाब से एक इंटीरियर डिजाइन हो गया। मेनू हमने किसी और रेस्टोरेंट का देख के डिसाइड कर लिया कि फलाना रेस्टोरेंट बहुत चाले थे यार, त्याची कॉपी कर लो, तो वो जो मेनू दिखा वो मेनू के हिसाब से कर लिया। उसने 4 सूप रखे हैं तो अपने ने 10 रख दिए। अपने को लगा कि ये ज्यादा लॉजिकल होगा क्योंकि अपने को एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो आपने एक मेनू बनाया, फिर ऐसे 4-5 जगह पे खोजा, कोई 1-2 शेफ मिल गए आपको, अच्छे लोग मिल गए, आपको लगा कि इसके थ्रू हो गया, और फिर आपने देखा था कि सोशल मीडिया पे बहुत सब कुछ पोस्ट हो रहा है, मैं भी ऐसा पोस्ट करूंगा और हीरो बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इट्स साइंस। तो लाइक ऐसा है कि लाइक एनी अदर बिजनेस, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स चाहिए, हर डिटेलिंग का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कस्टमर साइकी समझ में आना चाहिए, टेक्नोलॉजी समझ में आना चाहिए, और ये सब के कॉम्बिनेशन के अभाव के कारण एसेंशियली एक रेस्टोरेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाती है या हो पाती है। अपने ऑब्जर्वेशन से एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई बार अभी क्या चल रहा है कि रेस्टोरेंट खोले तो इंटीरियर वाइब अच्छी होनी चाहिए। मेन फोकस मेरे हिसाब से अभी जो रेस्टोरेंट्स खोले उसमें इंटीरियर का है। तो मैंने ऐसे भी राजकोट में और अहमदाबाद में स्पेशली और गुजरात में ऐसे भी रेस्टोरेंट देखे हैं जिसका इंटीरियर कुछ नहीं है, बल्कि इंटीरियर के नाम पे कुछ नहीं, जो हमारा पुराना जो सिटिंग है ऐसा ही सिटिंग है, राइट, बट उसकी फूड क्वालिटी एकदम बढ़िया होती है। सपोज यहाँ पे एक डोसे का है, मतलब रेस्टोरेंट, उसमें लिटरली लाइन लगती है, मतलब इंटीरियर कुछ नहीं है बट फूड क्वालिटी अच्छी है। तो क्या है, फूड क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है रोल प्ले करती है? सी कैसा है कि रेफरेंस आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, हर तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, राइट। तो उसमें से कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं जो एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ एक रेस्टोरेंट जैसा आपने कहा विच इज, मतलब अगर मुझे ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कैटेगरी बना हुआ है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमारा डेफिनेशन है रेस्टोरेंट्स को देखने का। देयर इज एन एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट जहाँ पे एक्सपीरियंस कंप्लीटली मैटर करता है, और कुछ एक रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी फूड मैटर करती है, जैसे आपने डोसा वाले का एग्जांपल दिया, और अहमदाबाद में स्वाति इज अ ग्रेट एग्जांपल। Swati has very basic minimum interior but great food and which is and consistency because of which it works. So likewise अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं, यू नो। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, इंटीरियर डेफिनेटली मैटर करता है। इंटीरियर को कुछ लेवल पे बनाना है, वो स्वाति जैसा बना रहे हो, आप डोसा जैसा बना रहे हो, या आप जियोरा बाय द फॉल जैसा बना रहे हो, इट इज अ चॉइस। इट इज अंडरस्टूड कि एक रेस्टोरेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो फूड होगा। इट्स लाइक ये ग्रेट कार आप जब देखते हो तो आप डिसाइड करते हो, अभी सियरा चल रहा है फॉर एग्जांपल, वायरल चल रहा है अभी, तो लोग अभी सियरा का एक्सटीरियर देख रहे हैं, विच इज व्हाई पीपल गेट अट्रैक्टेड टू इट। इवेंचुअली वो प्रोडक्ट चलेगी या नहीं चलेगी, ये उसके इंजन और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। सो लाइकवाइज रेस्टोरेंट कि मैंने एक अच्छा इंटीरियर बना दिया, बहुत अमेजिंग इंटीरियर बना गया, लोग आ गए,
तो पहली बार लोग आ गए, लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगा कि हाँ दिस इज अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, यू नो, लोग अच्छी तरह से आ रहे हैं और वगैरह वगैरह। बट अगर उनका खाने का एक्सपीरियंस एक बार खराब हुआ तो शायद एक बार वो आपको माफ भी कर दे कि यार जगह बहुत जी। ब्यूटीफुल थी, नई जगह थी, दूसरी बार एक बार ट्राई करेंगे। और दूसरी बार अगर आके आपका इंटीरियर फिर भी अच्छा लगा और फूड अच्छा नहीं लगा तो इवेंचुअली दिखावे से मन भर जाएगा और फूड पे मैटर आ जाएगी। सो इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इन the restaurant business, like again in other businesses, is the core product itself, which in this case is food. So food will always be number one. It has to be great. उसके सिवा आप क्या क्या कर सकते हो ना, उसके कारण आप ज्यादा या थोड़ा कम कमाते हो। जी। अगर कोई मेरा व्यूअर्स या हाँ। कोई भी ये वीडियो देख रहा है, हाँ उससे रेस्टोरेंट खोलना है, हाँ तो आपके पास आए तो आप इसे क्या सलाह देंगे, या मतलब उसे कैसे गाइड करेंगे, और मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए एक रेस्टोरेंट या कैफे बनाने में? ओके। पहले पार्ट का क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ मेरे पास आए और बोले कि उसको रेस्टोरेंट करना है तो कैसे शुरू करना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन, जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ उन सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि उनको रेस्टोरेंट करना ही क्यों है, यू नो, आई मीन यही क्यों करना है। काफ़ी लोग होते हैं, सी नॉर्मली, मैं थोड़ा सा लंबा खींचूंगा इस बात को, नॉर्मली क्या होता है कि रेस्टोरेंट को एक साइड बिजनेस की तरह देखा जाता है, यू नो, मेजोरिटी, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसे ही देखते हैं, Majority. पर जो लोग पहली बार इस इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं उनका जो धारणा होता है, उनका जो परसेप्शन होता है इस इंडस्ट्री को लेकर, वो लगता है, जो मैंने पहले कहा था कि ये आराम से चलेगा, ऐसा नहीं है। इट रिक्वायर्स, अगर दूसरे इंडस्ट्री में 8 या 10 घंटे चाहिए या 12 घंटे चाहिए, तो इस इंडस्ट्री को 18 घंटे चाहिए, है ना, और रोज चाहिए, और 365 दिन चाहिए। सब लोग जानते हैं कि जिस दिन दिवाली होती है उस दिन ओनर को आइडियली रेस्टोरेंट पे होना चाहिए, घर पे फटाके फोड़ने के लिए नहीं, राइट। सो पूरे प्रोसेस में अब हम जो लोगों सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आपको करना क्या है, और उनके एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करते हैं कि जो आप सोच के आए हो, पहले तो ये गुड पिक्चर है तो ये बैड पिक्चर भी है, और आपको रेडी होना चाहिए बैड पिक्चर को समझने के लिए। बैड पिक्चर क्या, दिस इज रियलिटी, आई एम नॉट कॉलिंग इट अ बैड पिक्चर, इट्स द रियल पिक्चर। ये सब कुछ सुहाना सफर नहीं होगा, आपको तकलीफें होने वाली हैं, इट इज वेरी नेचुरल। और अगर आप इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस को आपका सेकेंडरी बिजनेस करके चल रहे हो तो आपका तरीका अलग होना चाहिए, और अगर आप प्राइमरी बिजनेस लेके चल रहे हो तो आपका तरीका अलग होना चाहिए। तो ये वाली चीज को बहुत क्लियरली बताते हैं। काफी लोग होते हैं जिनको ये सेकेंडरी बिजनेस करनी होती है, तो उनके लिए हमारा अप्रोच अलग होता है। हम उनको बोलते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, आप इसको सेकेंडरी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन सेकेंडरी बिजनेस में भी आपको इनिशियली 4 से 6 महीने से 8 महीने तक आपको इसको प्राइमरी फील तो देना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी नए बिजनेस को अपना इनिशियल टाइम नहीं दे रहे हो और आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो आपके कंसल्टेंट या आपके इंटीरियर डिजाइनर वगैरह पे, देन आई थिंक यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू अ किड एंड हैंडिंग इट ओवर टू द डॉक्टर, सेइंग कि यार डॉक्टर आप देख लो। डॉक्टर का काम है और इंश्योर करना, कि डॉक्टर का एकदम काम है कि वो इंश्योर करे कि सब कुछ ग्रेट चले, लेकिन इवेंचुअल जो काम होता है वो ओनर या ब्रांड ओनर ही करता है। और हम लोग कितना भी सपोर्ट कर लें, उसका प्रेजेंस इनिशियल डेज पे समझने के लिए वो बिजनेस है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि उसको बिजनेस चलाना है, वो धीरे धीरे करके चलाए या ना चलाए, लेकिन उसका प्रेजेंस, उसका नॉलेज उस रेस्टोरेंट के लिए कंप्लीट होना चाहिए। मैं आज हूं आपके साथ, कल नहीं हूं, कल आपको लगे कि आपको बड़ा करना है या XYZ रीजन से आपको ये बिजनेस को बड़ा करना है, तो यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर डॉक्टर और कंसल्टेंट फॉर योर लाइफ टाइम। That is the basic idea. So this is what we do as a first step. Then we take them through the entire process as to what we do, and then we see a possible match कि हमारा नॉलेज, हमारा एटीट्यूड, हमारा तरीका, उनके तरीके, उनके एटीट्यूड और उनके नॉलेज से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड देन बेसिस दैट वी मूव अहेड। यू आस्क्ड मी कि सेकंड क्वेश्चन वाज कि कितना बजट होना चाहिए। सिंपल आंसर इज कि आपके पास कितने पैसे हैं, राइट। तो कोई एंड नहीं है कि कितना होना चाहिए और कितना कम होना चाहिए। सो देयर आर पीपल हु कम टू मी एंड दे से कि यार हमारे पास 10-15 लाख रुपए है और हमको करना है। अगेन क्वेश्चन का आंसर वहां से शुरू होता है कि आंसर का क्वेश्चन वहां से शुरू होता है कि भाई आपको करना क्यों है। तो चीजें, अच्छी चीजें 15 लाख में भी बनती हैं और 15 करोड़ में भी खराब प्रोडक्ट बन चुके हैं, राइट। सही बात। मैं लोगों को उसके बेस पे सजेस्ट करता हूं कि जो वो रेंज बता रहे हैं बजट का, लेट से किसी ने कहा हमसे 2 से 3 करोड़ का की बजट है, तो कई लोग, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि यार कितना होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये होता है कि आप कितने का रेंज में आप कंफर्टेबल हो। लेट जैसे कि आपने कहा कि 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ का मैं कंफर्ट है मेरा कि यहाँ इसके बीच में कर सकते हैं, फिर 1.5 से 2 या 2.5 करोड़ के बीच में उस बंदे के हिसाब से, उस इंसान के हिसाब से क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो परफेक्टली उस उनके रेंज को और उनके साइकी को सब जगह मैच करता है, उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं। इट्स लाइक अगेन गोइंग बैक टू द कार, कि आपको ये आके पूछे कि यार कार का बजट कितना होना चाहिए, तो आप ले लो मासेराटी, आपको पता चलेगा कितना होना चाहिए। बट द आइडिया इज कि आइडियली ऐसा होना चाहिए कि भाई मुझे एक 15 या 20 लाख रुपए में गाड़ी खरीदनी है, कौन कौन सी गाड़ी अवेलेबल है जो मार्केट के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से आंसर देना प्रेफर करूंगा मैं। तो आपकी जो कंपनी कंसल्टेंट कंपनी है वो बाकी फिल्म से क्यों अलग है, और
आप ऐसा क्या सिग्निफाइंग प्रोसेस करते हो जो आपको एक सक्सेसफुल कंसल्टिंग ब्रांड बनाती? आई थिंक इट ऑल, मैं थोड़ा पास्ट में जाऊंगा, लेट्स रिवाइंड बैक टू द ओरिजिनल, द इंसेप्शन ऑफ सिंदबाद क्यों चालू हुआ, मैं वहां से शुरू करूंगा. सी एसेंशियली we started the company called City Shore Ahmedabad. It's a very famous media company. It's a very famous lifestyle media company online. We were the first one, according to us, in India to start in this category, जहाँ पे हम लोकल फूड, फैशन, होम डेकोर, ट्रैवल, इवेंट्स, एंटरटेनमेंट के बारे में लोगों को फेसबुक पे बताते थे. देन वी मूव्ड ऑन टू इंस्टाग्राम टुडे. नाउ यू करंटली नो इट एज ब्लॉगर्स जैसा करते हैं, लेकिन मैं उन जमाने की बात कर रहा हूँ जब ब्लॉगर्स ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, राइट. So because we were doing that, we were meeting a lot of people in food business, है ना. So हमारा बिजनेस का नॉलेज वहां से शुरू हुआ, जहां पे हम रेस्टोरेंट्स को मिलते थे और हम देखते थे कि यार ऐसा हो रहा है ना. आपसे मिला तो इनिशियल कुछ दिन तक नॉलेज नहीं है, अपने को बस फूड समझ में आ रहा है कि अच्छा है या बुरा है, इंटीरियर समझ में आ रहा है, पर डीएनए समझ नहीं आ रहा है फूड का, राइट. बट जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे सक्सेसेस देखते हो, इतने सारे फेलियर्स देखते हो, तो यू रियलाइज कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बिकॉज आपके पास, लाइक सिटी शोर के पास, डेटा पॉइंट्स बहुत सारे थे कि मैं मल्टीपल 25-30 रेस्टोरेंट के साथ एक साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेनू इस लोकेशन पे ये वाला इंसान ऐसे चल रहा है, और यहाँ पे इस तरह का क्राउड आ रहा है, और यहाँ ये सेल्स हो रहा है, और इसके लिए ये मार्केटिंग करने से इसको ये फायदा हो रहा है. लाइकवाइज वर्सेस अगले 24 रेस्टोरेंट्स पे क्या हो रहा है. सो आपके डेटा पॉइंट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं. तो बिकॉज आवर डेटा पॉइंट्स आर गेटिंग क्लियर, वी स्टार्टेड एज अ मार्केटिंग कंपनी फॉर ओनली न्यू रेस्टोरेंट्स. So this was a new vertical that we started कि we will only launch new restaurants. Then we realized कि यार सिर्फ मार्केटिंग से तो like go back to the own कि यार सिर्फ मार्केटिंग से रेस्टोरेंट नहीं चलेगी, आपका रेस्टोरेंट का डीएनए परफेक्ट होना चाहिए, विच इज फूड, जो बेसिक है, राइट. तो हमने फूड को, फिर हमने सोचा कि यार हम फूड लेते हैं, फिर हमने सोचा कि नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज इंटीरियर, फूड एंड मार्केटिंग. जो बैक एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज अकाउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बिजनेस, लाइक इन एनी बिजनेस, राइट. बट दीज थ्री वे द दिस थिंग. नाउ हाउ आर वी डिफरेंट? सी प्राइमा फेसी मेजॉरिटी, जो मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं बताऊंगा, कि आप जब एक रेस्टोरेंट करते हो तो आप एसेंशियली 3 या 4 तरह के लोगों को हायर करते हो या कोलैबोरेट करते हो. आप एक आर्किटेक्ट लेते हो जो आपकी जगह को डिजाइन करता है इंटीरियर डिजाइनर के साथ. आप एक फूड कंसल्टेंट या किचन कंसल्टेंट लेते हो, और काफ़ी अच्छे लोग हैं मार्केट में, अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं जो लोग एक अच्छा मेनू उस लोकेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से एक अच्छा प्रोसेस, मैन पावर, लेआउट वगैरह, बहुत मल्टीपल चीज़ें होते हैं. इट्स इंजीनियरिंग, प्रॉपरली इट्स इंजीनियरिंग, ऐसा नहीं कि कोई भी कर सकता है. इट्स अ प्रॉपर टेक्निकल थिंग टू डू. एंड तो आप दूसरे ऐसे बंदे को हायर करते हो, या फिर आप खुद एक शेफ को हायर करते हो जिससे आप काम यही करवाते हो, राइट. और तीसरा होता है जहाँ पे आप एक मार्केटिंग एजेंसी को करते हो. नाउ इवेंचुअली क्या होता है कि जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, और जब चीज़ें ज़्यादा अच्छी चल रही हो तब थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू होता है कि भाई फूड में इश्यू आ रहा है. तो जब फूड वाले बंदे को आप बताते हो कि यार इश्यू आ रहा है, तो ही कम्स अप विद हिज ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. सो कोई ऐसा बंदा नहीं होता है तीनों में जो कंप्लीटली उस जगह को ओनरशिप ले सके. हम अकेले हैं शायद मेरे हिसाब से जो बोलते हैं कि अगर अच्छा है तो हमारे कारण, और अगर अच्छा नहीं है तो भी हमारे कारण, राइट. सो वी टेक अप द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑनेस्टली उसमें ही मजा है, जहां पे मैं कम से कम मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ और आगे वाले जो मेरे क्लाइंट हैं, हम दोनों ही इस बात से सेटिस्फाइड है कि देखो ऐसा नहीं होने वाला कि सब कुछ ग्रेट चलने वाला है, लेकिन कम से कम हम दोनों मिलके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें गलतियां भी हो रही हैं तो हम दोनों ही ओन कर रहे हैं. कोई एक तीसरा बंदा नहीं है, कोई एक आर्किटेक्ट नहीं है जो बोल रहा है कि यार मैंने तो सब कुछ सही किया था, अब मैं, आपका तो इलेक्ट्रिसिटी का लोड खराब था, अब मतलब मेरे इलेक्ट्रिसिटी लोड का प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो बोला था कि किचन में इतना ही सामान लगेगा इसलिए बार बार ट्रिप हो रहा है. से लेके मार्केटिंग वाला बोलेगा यार अगर फूड अच्छा नहीं है तो मैं कितना भी मार्केटिंग कर लूँ फायदा नहीं है, और फूड वाला बोलेगा देखो कंप्लेंट्स तो आने रहे हैं फूड में, मार्केटिंग का इश्यू है. हम बोलते हैं कि नहीं, हम तो पीछे हट ही नहीं सकते, हम बोल रहे हैं यार जगह भी मैंने डिजाइन की, एग्जीक्यूट भी मैंने किया, बंदे भी मैंने दिए, फूड भी हम ही देख रहे हैं, हम खड़े हुए भी हैं, और मार्केटिंग भी हो रहा है. तो जो अच्छा हो रहा है वो हमारे कारण, और जो बुरा हो रहा है हमारे कारण. मेरे ख्याल से दिस इज वेरी यूनिक दिस थिंग इन अकॉर्डिंग टू मी, वेरी लिमिटेड. जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से गुजरात में हमारे जैसा दूसरा कोई रेस्टोरेंट कंसल्टेंट नहीं है, कंप्लीट कोई भी नहीं है. तो आई थिंक दिस इज द यूएसपी. अदर देन दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज पीपल लाइक आर्किटेक्ट जनरली वन मैन आर्मी होते हैं नॉर्मली. फिर फूड कंसल्टेंट होते हैं, वो भी वन मैन आर्मी होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं. और जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, हाँ वो कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी होती हैं. हम अकेले हैं जो पूरी टीम के साथ काम करते हैं, इसलिए हम लोग इंडिविजुअल नेम पे फोकस नहीं करते हैं. वी फोकस एज सिंदबाद एज अ कंपनी, एज अ फर्म दैट कंप्लीट्स द एंटायर project. So this is again second approach that we have, and it's a very good combination of people that we have, very passionate people who have been we started as one company, one person company, then we became two, and today we are 11. That is very rare.
अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। जी। आपने अपनी लाइफ में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया है अहमदाबाद में, राजकोट में या कहीं पे भी, जी। गुजरात में या ऑल ओवर इंडिया में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको याद रह गया और या ये आपको लगा हो कि ये प्रोजेक्ट मैंने कुछ अलग ही लेवल का डिजाइन कर दिया और रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला? जी। अब यार इट इज़ लाइक चूजिंग बिटवीन मल्टीपल किड्स, तो मैं ऐसा चूज नहीं कर पाऊंगा, पर ऐसा कहूँगा कि कुछ एक जॉनरा है रेस्टोरेंट्स के जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें से एक होता है नेचर बेस्ड थिंग्स। सो जी। हाँ, मेरे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ कॉमन दिखेगा कि मैं यू नो, Nature. सो आई ट्राई टू गिव इट बैक टू द अर्थ, कि जो थोड़ा बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर सका, सो इट इज़ माय वे ऑफ गिविंग बैक टू यूनिवर्स, टू गिव इट बैक टू द वर्ल्ड। सो उसमें से जो मेरा एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट है, दैट इज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड आर्बरे, ARBRE, इट्स इन अहमदाबाद, एंड इट्स बेस्ड ऑन नेचर। आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे पहले से ही 40 बहुत बड़े 20 साल पुराने नीम के और आम के ऐसे पेड़ लगे थे, और उसके बाद क्योंकि वो बिजनेस ओनर ही नर्सरी बैकग्राउंड से थे, तो वी क्रिएटेड द एंटायर प्लेस एज अ नर्सरी कम कैफे। सो जब आप जाते हो तो आपको कैफे दिखता है, पर जो जगह है वो नर्सरी का गोडाउन भी है, राइट? सो एंड बिकॉज इट इज सो ब्यूटीफुल, आप दोपहर के 2 बजे मई में जाओगे तो भी आप गर्मी से तकलीफ में नहीं तकलीफ आओगे, नहीं है। गर्मी तो लगेगी पर तकलीफ में नहीं आओगे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, सो आई थिंक आई फील वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर कैफे। Okay. यस। अभी हाल ही में आपने रिसेंटली राजकोट में अभी एक रेस्टोरेंट डिजाइन जी। किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। Zero by the Falls. जी। So by the Falls, in terms of, again, it is nature inspired, but nature inspired in a different way. It's inspired by waterfall. इनके जो डिज़ाइन और कॉन्सेप्ट हमारा था, पर जो इंटीरियर डिज़ाइनर हैं वो लोकल हैं, तो एग्जीक्यूट उन्होंने किया, और प्रिटी मच जो हमने विजुअलाइजेशन उनको बताया था, जो कॉन्सेप्ट उनको समझाया था, उसके बेस पे उन्होंने किया और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, एंड वी हैव हैड वंडरफुल रिस्पॉन्स। तो in terms of food, the food is also very interesting. जो राजकोट के पास, see, when we design a menu, when we create a menu, और जैसे आपने सुना होगा menu engineering, it is based on logics, common sense, data, and a little gut and futuristic approach. ये 5-6 चीजें होती हैं। आप करंट, आपको लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए पर नहीं मिल रहा है पर चाहिए, है ना, और लोगों को आप क्या क्या दे सकते हो, और उसमें से कुछ एक प्रोडक्ट होंगे जो अहेड ऑफ इट्स टाइम होगा, जो ना सुना है ना देखा है पर खाना है वाला, ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पूरा मेनू इस तरह से बनता है। तो मेरे ख्याल से ज़ीरो बाय द फॉल्स का मेनू भी प्रीटी मच लाइक दैट है। सो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल फूड इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्टिनेंटल, एंड वी हैव ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग अ लिटिल विद जापानीज, जो मेरे ख्याल से राजकोट में रेयर है। मैं नहीं कहूंगा कि कहीं अवेलेबल नहीं है, आई एम श्योर अवेलेबल होगा, पर जैसे सुशी है, डिमसम है, रामेन है, तो इस तरह की कुछ एक चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की हैं। लाइकवाइज हमने ड्रिंक्स में कुछ अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। I have a wonderful feeling कि people will definitely love it. In fact, so that was the second, and the third was marketing. People have appreciated the content a lot. We practically went viral, and people are loving the place. So thanks to God, and thanks to Bridge, who is the founder of this thing of Zero by the Falls. He's been very cooperative. I think, I mean, मैं अकेला या आप अकेले कुछ भी नहीं करते हो. It's a combination. So I can't say कि मैंने बनाया है. It's a combination of everybody who has worked hard. The entire team, be it Sohil, Yash, Rajshri, Kailash, Utkarsh, everybody, everybody becomes a part of it. Yes. तो हम बात करते हैं मेनू इंजीनियरिंग की हम्म। और मेनू आर्ट की। मुझे यह बहुत क्यूरियोसिटी वाला लगता है कि कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे हो, उसका जो मेन यूएसपी होता है वो मेनू होता है। राइट। तो मेनू आर्ट कैसे होता है और ये सब मेनू कैसे डिसाइड होता है कि प्राइस ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, या कोई भी एक रेस्टोरेंट है उसमें प्राइस बहुत ज्यादा होती है और कोई एक रेस्टोरेंट है जिसमें मेनू की प्राइस एकदम बेसिक होती है, राइट। तो उसमें भी डिफरेंस आता है। मतलब तो मेनू आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपके हिसाब से आप जब रेस्टोरेंट क्रिएट करते हो या डिजाइन या क्रिएट करते हो, तो मेनू आर्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो और आप कैसे करते हो? लाइक आई सेड कि ये बहुत सारे पजल पीसेज हैं जो पुट टुगेदर बिकम्स राइट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। सो मेनू इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल थिंग्स, और सबसे पहला चीज़ देखा जाता है कि अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल 100 रुपये का कॉफ़ी पिला रहा हूँ, तो मेरे घर पे उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है। तो एक रॉ मटेरियल कॉस्ट इज अ इंपॉर्टेंट कॉस्ट, जिसको जनरली हम लोग 30-33% तक मानते हैं। कॉफ़ी के केस में थोड़ा कम होता है, कुछ एक फूड में थोड़ा हाई होता है, बट एवरेज आउट होकर हम बोलते हैं 30-33% इज अ वेरी गुड फूड कॉस्ट। सो दैट इज वन। सेकंड इज कि वो जगह का ओपेक्स क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, कि उसकी सैलरीज कितनी जा रही हैं, उसकी सीटिंग कितनी है, तो सेल्स की उसकी पोटेंशियल क्या है। कुछ एक रेस्टोरेंट्स होंगे जहाँ पे 40 की सीटिंग है फॉर एग्जांपल, तो उसका सेल्स का पोटेंशियल एक लिमिटेड है, राइट।
कुछ एक जगह होगी जहाँ पे 250 का सीटिंग है, तो वहाँ पे सेल्स का पोटेंशियल कंपैरेटिवली हाई है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि उस जगह का रेंट क्या है, मैन पावर का कॉस्ट क्या है, कितना इलेक्ट्रिसिटी हम पे करने वाले हैं, जो हम इंग्रेडिएंट्स मंगा रहे हैं वो रेडिली अवेलेबल है कि नहीं राजकोट में। कुछ एक चीज़ें जैसे राजकोट के केस में स्पेशली बोलूँ तो कुछ एक इंग्रेडिएंट्स और कुछ एक रॉ मटेरियल हमको अहमदाबाद से मंगाना पड़ता है। कुछ एक चीज़ें जो हम अहमदाबाद में बनाते हैं उसके लिए हम बॉम्बे से मंगाते हैं, जो चीज़ें हम बॉम्बे में बना रहे हैं कई बार हम और आउट ऑफ कंट्री से मंगाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या रहा है। इट्स अ परमिटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बेसिस विच वी डिसाइड। एट द एंड ऑफ द डे आपको कितने महंगे रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, तो हमको लगता है कि यार ये तो 1500 रुपए का पिज्जा है। अब वो 1500 का पिज्जा होने का लॉजिक ये है उसके इंग्रेडिएंट, सेकंड कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है। वो जगह चलाने का हर महीने का कॉस्ट ही लेट से लाखों में है। तो एक बैलेंस बनाने के लिए वो कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है और वो एक्सपीरियंस को मेंटेन करने के लिए भी एक कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। मेंटेनेंस इटसेल्फ इज अ बिग थिंग। एक रेस्टोरेंट के अंदर जब आप जैसे स्पेशली आप जब नेचर इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट करते हो और तो या आप इंडोर रेस्टोरेंट कर रहे हो विद एसी एंड एवरीथिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ मेंटेनेंस दैट कम्स टू द रेस्टोरेंट, सो दैट हैज टू आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्राइसिंग ओवरऑल। सो इट्स अ मल्टीपल फैक्टर अगेन। अभी आपने बात की राजकोट और अहमदाबाद की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजकोट में भी कैफे और रेस्टोरेंट की सब देखते हो कि वो कैसे ग्रो कर रहा है, और अहमदाबाद में भी आपका रेस्टोरेंट कैफे का एक्सपीरियंस है। राइट। तो राजकोट में क्या ऐसा आपको दिखा जो अहमदाबाद में नहीं, और अहमदाबाद में क्या दिखा जो राजकोट में नहीं है? सी अगेन 70% चीजें ना, बीट राजकोट, अहमदाबाद, गोवा, बैंगलोर, यूके, 70% चीजें सेम है। जो 30% डिफरेंट होता है वो खाने का पैटर्न होता है या पीपल पैटर्न होता है। सो राजकोट फॉर एग्जांपल, जनरली जब हम यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाते हैं, मल्टी क्यूजिन बनाते हैं, तो यहाँ पे लोग आना शुरू होते हैं 7-7:30 को फॉर एग्जांपल। अहमदाबाद में ये शुरू हो जाता है 5-5:30 बजे। बड़ौदा में भी अगेन मोरलेस सेम टाइम पे चालू होता है। बड़ौदा में आप जाते हो तो आपको एक सर्टेन कैटेगरी एजुकेशन आपको ज़्यादा दिखेगा बड़ौदा में। राजकोट में आपको इन टर्म्स ऑफ लोग अगेन यहाँ पे डिफरेंट दिखेंगे आपको, और दे आर वेरी ओपन टू द न्यू आइडियाज। इनफैक्ट राजकोट इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू फैमिली मार्केट, है ना, कि लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इनफैक्ट पीपल आर जैसे कि हर बंदा दूसरे बंदे को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जानता ही है, जो ऐसे जो अहमदाबाद में कम होता है, हर सिटी में होता है, पर अहमदाबाद में कम होता है, बड़ौदा में कम होता है, जबकि बड़ौदा छोटा सिटी है। पर राजकोट ऐसा नहीं है। राजकोट में सोशल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ के डिफरेंट में सोशल इज अ बिग पार्ट। जब यहाँ शादियाँ होती हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस कम जाता है, जो इतनी बुरी तरह से अफेक्ट नहीं करता है अहमदाबाद या बड़ौदा के मार्केट को। सो दैट इज डिफरेंट। सो हर मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर बेसिक सब जगह का सेम होता है। लोगों को अच्छा खाना चाहिए, फैमिली के साथ बाहर जाना है, ये इंडिया का पूरा रूल होगा। बैंगलोर में थोड़ा कम है ये सब चीज़ें, और लोगों को अच्छी जगह पे जाना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छा टाइम बिताना है, इज द ओवरऑल दिस थिंग। एंड लोगों की अफोर्डेबिलिटी मोरलेस, ये कम से कम 4 शहर में मोरलेस अफोर्डेबिलिटी सेम है। तो मोरलेस सेम है, कुछ खास ऐसा नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इनफैक्ट पीपल आर वेरी वेलकमिंग। तो जब आप कुछ नया करते हो तो अपने को ऐसा लगता है कि राजकोट में पब्लिक नहीं समझेगी, नहीं मानेगी, ऐसा नहीं है। राजकोट इज ऑल्सो इक्वली और पॉसिबली मोर लेट्स जस्ट से एक्सपोज्ड। पीपल ट्रैवल, तो शायद वो जमाना कभी अलग था जब लोग ऐसा बोलते थे कि यहाँ के लोग अलग हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग उस समय एक्सपोज नहीं, एक्सपोजर नहीं था। अब लोग बाहर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो भी इंस्टाग्राम पे कम से कम 3 घंटा बिता रहे हैं, सो दे आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स even if they have not experienced. So I think that line is thinning out and eventually it will become all more or less same, like they call it a global village. आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में आज के टाइम पे कौन सा रेस्टोरेंट या कैफे फॉर्मेट सबसे ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल दे रहा है? मतलब गुजरात में कोई भी ऐसा कोई कैफे हो या रेस्टोरेंट हो, ये फॉर्मेट हम करें तो हाई अर्निंग पोटेंशियल की जो पॉसिबिलिटी है वो होती है। यार कुछ एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन I'll say India is a huge economy, and यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हर लेवल पे है ना। तो यहाँ पे चाय की किटली भी अमेजिंग चलती है, यहाँ पे टी पोस्ट भी अमेजिंग चलता है, यहाँ स्टारबक्स भी अमेजिंग चलता है, और यहाँ पे ताज भी अमेजिंग चलता है, राइट। सो कोई एक कैटेगरी कहना मुश्किल है कि किसमें करना चाहिए। मैं अगेन जाऊँगा अफोर्डेबिलिटी या बिजनेस की जो अपना केपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंस आप कितना करना चाहते हो उसके बेस पे डिपेंड है। क्या नहीं करना चाहिए वो शायद मैं बता सकूँ आपको, क्या क्या करना चाहिए उसका लिस्ट शायद बड़ा है। क्या नहीं करना चाहिए, तो बिना नॉलेज के नहीं कूदना चाहिए, और ये सोच के नहीं आना चाहिए कि सब कुछ आराम से होगा। वो किसी बिजनेस में नहीं होता है, और कोई भी अच्छी चीज में आराम नहीं हो सकता, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो पर आप ये जरूर सोच सकता है इंसान कि जो करंट ट्रेंड है वो ट्रेंड के हिसाब से क्या क्या कर सकते हैं। पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि यार करंट ट्रेंड है, इट मे नॉट बी फ्यूचरिस्टिक। तो आज के दिन में फॉर एग्जाम्पल पैन एशियन या कोरियन, अभी आपने सुना होगा, जापानीज, कोरियन, दीज आर करंटली पिकिंग अप, है ना। सेकंड कैटेगरी इज कैफे पिकिंग अप।
बट क्योंकि ये पिकिंग अप है ना, तो एवरीबडी ट्राइज, जैसे बीच में एग्जांपल दूं मैं आपको, तो साउथ इंडियन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, एंड आप देखा होगा आपने, साउथ इंडियन बहुत खुले थैंक्स टू रामेश्वरम, दैट इंस्पायर्ड जी। लॉट ऑफ पीपल एंड ऑल्सो पॉसिबली मिसलेड लॉट ऑफ पीपल कि यार अगेन उसका बहुत अच्छा चल रहा है, उसका ये मेनू है, और फूड तो यार नॉर्मली था, मतलब डोसा को तो आप क्या ही ग्रेड बना दोगे जी। आप, समझ रहे हो, आपकी एक बेसिक फूड है, उसको आप ना लेवल 2 पे ले जाने के लिए आपको कुछ गलत करना पड़ेगा या कुछ फ्यूजन करना पड़ेगा, जी। जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना। क्योंकि जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक फूड बनाना सबको लगता है इज द इजीएस्ट थिंग, इट इज द मोस्ट Most- डिफिकल्ट पार्ट। तो अपने ने रामेश्वरम को देख के सोचा कि अपने यहाँ पे कामेश्वरम में एक बना देते हैं और वहाँ पे लोग फ्लॉप होना शुरू करते हैं। तो ट्रेंड को समझना इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेंड को कम्प्लीटली हमेशा फॉलो नहीं करना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक देखना चाहिए मेनू को कि क्या हो रहा है। कैफेज का तो बहुत सारे कैफेज आ गए और मोरलेस सब लोग मोरलेस एक ही थीम पे खेल रहे हैं, जी। विच इज बेज होगा, इस तरह के कलर्स Right. होंगे, इस तरह की जगह होगी, स्मूथ लाइक फ्लोर्स होंगे, बोहेमियन स्टाइल। तो आई एम सेइंग कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट इज वर्किंग नॉर्मली एंड व्हाट विल वर्क इवन आफ्टर अ ईयर, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से होना चाहिए। जी। तो कोई ऐसा पर से ट्रेंड नहीं है कि ये करंटली ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें तो आपको करना ही करना चाहिए। पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स QSR, दैट्स अ वेरी बिग बिजनेस हैपनिंग। इवेंचुअली इंडिया विल आल्सो मूव इनटू प्रीटी मच लाइक US एंड ऑल, जहाँ पे QSRs क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफस्टाइल। तो आप जब बैंगलोर जैसे सिटी में जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि हाँ, देयर इज अ ह्यूज इंडियन QSR हो या वेस्टर्न QSR हो, पर QSR इज डेफिनेटली वन बिजनेस दैट वन शुड बी लुकिंग इनटू। इट टॉक्स अ लॉट अबाउट स्केलेबिलिटी। एक बड़े रेस्टोरेंट को सेकंड ब्रांच बनाना, तीसरा ब्रांच बनाना और तीनों जगह पे कंसिस्टेंसी लाना इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अ QSR, बिकॉज QSR are based on processes and less on people. A big format restaurant are more dependent on people and a little less dependent on the process. So QSR are definitely one thing that people should be looking at getting into. Tea Post is a wonderful example of आपके राजकोट से ही हैं दर्शन भाई, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इस फॉर्मेट में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई सोचे कि यार मैं टी पोस्ट बनाता हूँ। दर्शन भाई ने बहुत मेहनत की है, एक दो बार फेलियर्स देखे हैं, उसके बाद वो यहाँ पे पहुंचे हैं, समझना चाहिए इस बात को। वही मैं बात करना चाहता हूँ। राजकोट में अभी क्या हुआ, अब हम बात करते हैं साउथ इंडियन फूड की, तो साउथ इंडियन फूड में नॉर्मली डोसा, मैसूर डोसा, ये सब। अब क्या होगा कि कोई आएगा वो स्पेशल साउथ इंडियन का खोलेगा, उसमें बुर्ज खलीफा डोसा डालेगा। राइट, मतलब कि अभी राजकोट में भी ऐसा है कि जहाँ पे आपको बुर्ज खलीफा डोसा मिलता है, डोसा को ऐसे बुर्ज खलीफा जैसे कर देंगे, बट टेस्ट में कुछ नहीं होता। राइट। तो ये आपने जो बात कही है वो सही है। आपको जो चलता है वो चलने दो, उसमें इम्प्रूव करते हो, कई बार इम्प्रूव चल जाता है और कई बार वो नहीं भी चल नहीं पाता। भी चलता है, और तो ये एग्जैक्टली कह देना कि ये तरीका चल जाएगा, जी। इट इज आई थिंक अ रिस्क। हम बात करते हैं सर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। अब नाउअडे चैलेंजेस ये है कि जेनजी जनरेशन और मिलेनियल जनरेशन जो है, राइट, उसके उसके जो थिंकिंग है, उसकी जो प्रायोरिटी है, मतलब उसको एक एम्बियंस चाहिए, मतलब उसको वाइब होनी चाहिए। तो ये जो दो जनरेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं? कोई अभी रेस्टोरेंट खोल रहा हो तो जेनजी जनरेशन और मिलेनियल जनरेशन का जो ये गैप है वो कैसे बैलेंस करें? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनू दैट यू कम अप विद। जो मैंने आपको कहा कि मेनू ऐसा होना चाहिए कि जो ऑलरेडी चल रहा है, जो ऑलरेडी कर चुका है अच्छा काम। जैसे एग्जांपल दूं तो कैफे में एक कैपेचिनो होना चाहिए, जो शायद आपका जेंजी ना पिए, पर मिलेनियल्स आर वेरी अटैच्ड टू कैपेचिनोज और अमेरिकानोज। बहुत जी। बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। और जो अब मिलेनियल्स जिस तरफ मूव कर रहे हैं, वो फॉर एग्जांपल वो कोल्ड ब्रू हो गया फॉर एग्जांपल, जहाँ पे अब मिलेनियल्स हैव आल्सो एलिवेटेड कि यार अब मेरे को थोड़ा सा कॉफ़ी का तरीका अलग जी। देखना है, जहाँ पे लोगों को ये समझ में आने लगा है मिलेनियल्स को भी कि V60 होता है, V90 होता है, पोर ओवर होता है, फ्रेंच प्रेस होता है। तो उनको कॉफ़ीज़ में एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ तक होना चाहिए। और मिलेनियल्स आर पॉसिबली टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग व्हिच इज इंस्टाग्राम ट्रेंड, फॉर एग्जांपल matcha is what people are talking about. So when the menu is made, ideally it should be made to combine three of them in a beautiful way, so that you create a place for everybody. Millennials also love great ambience. These people also, the Gen Zs also love great ambience is everybody's love, है ना? तो फूड का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जो सबको मैच करे। फिर आप क्या बना रहे हो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप Gen Z स्पेसिफिक जगह बना रहे हो तो आपका फूड किस तरह से होना चाहिए और डिफरेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फूड में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है वेरी ऑनेस्टली, मिलेनियल्स का और जेन ज़ी का जो हमारा परसेप्शन है, ये थोड़ा सा मैं चैलेंज करूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये रोटी खा रहा है और ये सिर्फ क्रोजो खा रहा है, ऐसा नहीं है, है ना? ये भी क्रोजोस खा रहे हैं और ये भी रोटी खा रहे हैं,
यू गेटिंग मी ऐसा? तो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, एंड मेरे ख्याल से सिर्फ जेंजी स्पेसिफिक जगह अभी तक तो अहमदाबाद में या गुजरात में मेरे हिसाब से सिर्फ जेंजी स्पेसिफिक तो नहीं बनी है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है जेंजीज का कि उनको एक सर्टेन वाइब चाहिए, उनको एक सर्टेन म्यूजिक चाहिए, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि उनको जो म्यूजिक चाहिए वो मिलेनियल्स को अच्छे ही लगते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। अब हम बात करते हैं कोई भी कैफे या रेस्टोरेंट मंथली 10 लाख इनकम करता है, राइट। तो उसके पीछे जो प्रॉफिट है वो कितना बचता है, मतलब प्रॉफिट कितना होता है। सपोज कोई एक रेस्टोरेंट है वो 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, राइट। तो रियलिस्टिक में जो प्रॉफिट बचता है वो कितना। उस जगह का रेंट क्या है, मैन पावर क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ों पे डिपेंड करता है, पर नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 15% इज व्हाट यू शुड बी लुकिंग एट एज एन एवरेज सेल्स। तो अगर 10 लाख का सेल्स है और जगह का रेंट 1 लाख है, मैन पावर 3 लाख का है फॉर एग्जांपल, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मोरलेस फूड कॉस्ट के जी। बाद आपको मोरलेस 1.5 लाख के आसपास दिखेगा, विच इज 15% के आसपास। अ वेरी गुड परफॉर्मेंस विल बी 25-30% इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। अगर आप 50 पे कर रहे हो तो आप एक्सेप्शनली ग्रेट हो। 50 पे पॉसिबल है, लोग करते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो लाइक जैसे कि टॉप 1% में जो आएंगे, टॉप 2% या टॉप 5% में आते होंगे, वो लोग ये सेल्स कर रहे हैं। मैक्सिमम रेस्टोरेंट लेट से जो प्रॉफिटेबल है उसमें से 60-70% पीपल वुड बी डूइंग अराउंड 15 के आसपास परसेंटेज, विच इज़ वेरी गुड। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि 5 साल के बाद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में क्या शिफ्ट आएगा, मतलब क्या बदलाव आएगा, और उस बदलाव को आप कैसे देखते हो, और आप तैयार हो उस बदलाव को लेकर। आपकी क्या मतलब आपकी कंपनी क्या करेगी यार अगर आप तैयार नहीं हो तो आप खत्म हो जाओगे, तो जी। आपको तैयार तो रहना ही है, और जी। आपको हमेशा देखते रहना है। दैट्स हाउ यू क्रिएट अ फ्यूचरिस्टिक कंपनी। यू आर ऑलवेज अपडेटेड विद द न्यू ट्रेंड्स। यू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कहीं पे कुछ चल रहा है तो आपके सिटी में आने में कितना टाइम लगेगा, एंड यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट एंड अंडरस्टैंड इट, राइट। सो फ्यूचर ट्रेंड मेरे ख्याल से इज मूविंग टुवर्ड्स QSR, एज आई टोल्ड यू, है ना। तो QSR विल प्ले अ वेरी बिग रोल इवेंचुअली। फिर वो इंडियन QSR हो या वेस्टर्न QSR हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेस्टर्न QSR विल सुपरसीड इंडियन QSR ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट इज ज़्यादा दूर है। पर 5 साल के अंदर आप देखोगे कि QSR विल स्टार्ट ईटिंग अप द मार्केट। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग की। 2025 में मार्केटिंग का मतलब मार्केटिंग की रोड मैप कैसी रहेगी, मतलब मार्केटिंग करना हो कोई भी कैफे का, तो इन रील जरूरी है या मतलब इन्फ्लुएंसर बुलाना जरूरी है, या डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि इसको मार्केट कर सको आप, पहला, है ना। सी आप मार्केटिंग के थ्रू ना कुछ एक लेवल तक ही जा सकते हो। इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लाइक वी सेड, राइट। तो मार्केटिंग में आप फूड दिखाते हो, आप जगह दिखाते हो, आप सर्विस एक्सपीरियंस नहीं करा सकते, आप खाना खिला नहीं सकते मार्केटिंग में, राइट। मार्केटिंग में ऑफ कोर्स जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं रील्स या इन्फ्लुएंसर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्फ्लुएंसर्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन मार्केटिंग। आई वुड से 70-80% इनिशियल जो ट्रैक्शन देखते हो आप, वो इन्फ्लुएंसर्स और ऐसी इन्फ्लुएंशियल पीपल या इनके थ्रू होता है। इवेंचुअली व्हाट वर्क्स इन एनी अदर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट इज द वर्ड ऑफ माउथ। So word of mouth was, is, and will remain the most important part of marketing. Word of mouth happens. So आप देखो ब्लॉगर्स भी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली इन अ वे इनडायरेक्टली वो भी वर्ड ऑफ माउथ जैसा ही एक्टिविटी है। वो ये बताते हैं कि हम यहाँ गए थे, हमने ये खाया, हमें ये पसंद आया, आपको भी जाना चाहिए। सो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, करेक्ट। यहाँ पे रेस्टोरेंट खुद आके नहीं बोल रहा है। जैसे जब हम टीवी सीरीज देखते हैं, टीवी कमर्शियल्स देखते हैं, तो उसमें बोलते हैं कि ये चीज़ें आप इसको यूज़ करो, क्या आपने यूज़ किया, इस तरह का ऐड होता था। अब ऐड होता है कि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, आप एक्सपीरियंस करो। सो दिस इज थर्ड पार्टी लैंग्वेज, है ना। और इवेंचुअली तो वर्ड ऑफ माउथ, यानी आपको मैंने बोल दिया आई एम इन्फ्लुएंसर, मेरा रील आपको दिख गया, आप चले गए खाने पे, आपने एक्सपीरियंस अगर अच्छा किया, तो आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इन्फ्लुएंसर्स एडवर्टाइजमेंट। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि भाई इन्फ्लुएंसर है तो डेफिनेटली उन्होंने विजिट किया है, शायद चार्ज किया है, शायद नहीं किया है, पर कहना मुश्किल है। तो आपको खुद तो एक्सपीरियंस करना ही है। रील्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप मतलब अभी की बात करूं या पहले की बात करूं, प्रेजेंटेशन विल ऑलवेज सुपरसीड द प्रोडक्ट, है ना। वी टॉक अबाउट आईफोन फॉर एग्जांपल, जहां पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन एनी कैटेगरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रील कितना अच्छा बनाते हो आप, उस पर डिपेंड करता है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास आईफोन है, सबके पास वो एडिटिंग टूल है, बट अगेन जो बंदा हैंडल कर रहा है उसका परसेप्शन कैसा है, जो मार्केटिंग कंपनी आपको उसका परसेप्शन कैसा है, उसको एडिटिंग कितनी अच्छी आ रही है, प्लस हाउ मच डज ही अंडरस्टैंड द लोकल वाइब, कि लोकल्स को क्या अच्छा लगेगा
और कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सा एंगल है, कौन सा तरीका है जो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जिसको कस्टमर साइकी समझ में आता है, वो बंदा हमेशा ज़्यादा बेहतर काम करेगा. बट या 80-90% इज सोशल सोशल मीडिया. मीडिया. सोशल मीडिया. भाई तो हम बात करने वाले हैं अब एक एक सेगमेंट की बात करते हैं, रैपिड फायर की, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जो फर्स्ट माइंड में आएगा वो आपको बताना है. वन रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ. None, I mean all. इंटीरियर फर्स्ट और मेनू फर्स्ट. Menu. बिगेस्ट मिस्टेक न्यू कैफे ओनर मेक. They think they can do it all. अहमदाबाद और राजकोट बेटर फूड ऑडियंस. Different categories, different people, so can't really say anything here. But personally talking, I would prefer to work in Rajkot too. I mean, more वायरल कैफे या प्रॉफिटेबल कैफे. profitable. हार्डर कौन, मतलब अच्छा, दोनों में से हार्ड कौन है? प्रॉफिटेबल. वायरल का क्या करेंगे अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो? सही बात. वन डिजाइन एलिमेंट दैट इंस्टेंटली लेवल अप एनी कैफे. Vibe. But practically talking, nature. नेचर. फनीएस्ट क्लाइंट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मोमेंट. The reality itself. आपकी कंपनी का फॉर्मूला इन वन लाइन. To create places that keeps going even after we are gone. So I think that is a formula that we work with, to create places which live beyond us. वाह. Yes. सो पंकज सर, आपका थैंक यू सो मच. आपके साथ जो कन्वर्जेशन हुई, मेक श्योर, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूअर्स को इंस्पिरेशन और हेल्पफुल मिलेगी. कोई भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या कोई भी मतलब न्यू कैफे खोलना चाहता है, तो आपका जो ये कन्वर्जेशन है वो जी. मास्टर क्लास होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you, Dash. I am very grateful that you decided to call me, and आपने बहुत अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे. आई एम ग्लैड. आई होपफुली, जैसा आपने कहा कि ये क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में सब कुछ समझाना मुश्किल है. तो मुश्किल है. जितना मेरे को समझा पाया मैं इस कम टाइम में, वो मैंने समझाने की कोशिश की है. बहुत सारे लूप होल्स और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, एंड आई एम people are definitely welcome to call me to understand this better, and I'm more than happy to guide them if nothing else.